The first limitation of crystal field theory is that this theory consider ligands as either point charges और point dipole. यानी ये सिद्धांत लिगेंड को या तो पॉइंट बिंदु आवेश मानता है जैसे फ्लोराइड, या फिर उसको बिंदु द्विध्रुव मानता है जैसे कोई वाटर, यानी पोलर मॉलिक्यूल को इस तरह से मान रहा है, राइट। तो कहने का मतलब कि ये सिद्धांत लिगेंड को सिर्फ एक आवेश मान रहा है जिसके ऊपर की नेगेटिव चार्ज है या जो कि पोलर मॉलिक्यूल है, राइट। यानी दिस थ्योरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी हुई बताइए? दैट इज चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी हुई? चार्ज को इंपॉर्टेंस दे रहा है ना। तो दिस थ्योरी गिव्स इंपॉर्टेंस टू ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द लिगेंड एंड नॉट टू द केमिकल प्रॉपर्टी। आप मेरी बात समझ गए? यानी ये सिद्धांत लिगेंड की केवल भौतिक गुण को ही उस महत्व देता है, उसके रासायनिक गुण को महत्व नहीं देता। दिस इज द ओवर सिंप्लीफिकेशन, यानी ये बहुत ही विषय का सरलीकरण है। Clear? So the first limitation is this theory consider ligands as either point charges or point dipole. This is oversimplification because this theory consider only physical properties, not the chemical property of ligand, right? Second, जो main limitation है CFT की वो ये है, CFT consider that there is a strong electrostatic force of attraction between positively charged matter एंड नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड। क्लियर है? यानी इस थ्योरी ये कहती है कि दोनों के बीच में प्रबल आकर्षण है। यानी अकॉर्डिंग टू CFT द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन मैटर एंड लिगेंड इज 100% आयोनिक, विच इज नॉट ट्रू। यानी अकॉर्डिंग टू CFT जो मेटल और लिगेंड है उनके बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण पाया जाता है, यानी उनके बीच में बंध की जो प्रकृति है वो आयनिक है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैं आपको इसी वीडियो में आगे एविडेंसेस बताऊंगी, यानी वो प्रमाण बताऊंगी जो हमें बताएंगे कि जो बॉन्ड है उसका नेचर 100% आयनिक नहीं है, राइट। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी इज दिस थ्योरी कांट एक्सप्लेन द order of ligands in spectrochemical series. Order of ligands in spectrochemical series. यानी ये सिद्धांत हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड के क्रम को नहीं बताता। आपको पता है कि जब मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई थी लिगेंड्स की, है ना, तो मैंने आपको क्या बोला था कि आप ये मेरे साथ साथ याद कर लो। और मैंने 3-3 के ग्रुप में आपको याद करवाया था ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। अमोनिया है ना, क्या CO साइनाइड NO2 माइनस, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड क्लोराइड थायोसाइनाइड ब्रोमाइड और आयोडाइड, है ना। तो उन्होंने हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो दे दी कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कुछ लिगेंड क्या है, वीक फील्ड है, लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और क्यों कुछ लिगेंड वीक फील्ड है। देखिए फिर से याद करिएगा, CO साइनाइड NO2 माइनस, ये याद करवाया था ना, अमोनिया वाटर हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड क्लोराइड थायोसाइनाइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, है ना। तो इसमें हमने ये देखा था कि इधर की तरफ डेल की वैल्यू बढ़ रही थी, यानी यहाँ तक कि लिगेंड को हमने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स कहा था और इनको हमने वीक फील्ड लिगेंड कहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ये सिद्धांत हमें नहीं बताता कि क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और क्यों कुछ दूसरे लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है। यानी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो देता है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक है उसको वो एक्सप्लेन नहीं करता। ये इसकी अगली कमी है, राइट। नेक्स्ट जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है, 4th पॉइंट, सिंस दिस थ्योरी कंसिडर द नेचर ऑफ मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड एज आयनिक, क्योंकि ये सिद्धांत मेटल और लिगेंड बंध को आयनिक मानता है। अगर ये बात सही है तो नंबर 1 पॉइंट, ऑल हैलाइड्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फील्ड। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, ऑल हैलाइड्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो सभी हैलाइडों को प्रबल क्षेत्रीय होना चाहिए। वाई देखो सीट हियर, सारे के सारे हैलाइड्स हमने पीछे की तरफ रखे हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, यानी हमने इनको क्या बोला, वीक फील्ड लिगेंड, है ना। तो ये वीक फील्ड है
जबकि हम कह रहे हैं कि अगर मेटल और लिगेंड बंद आयनिक है तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड फ्लोराइड है, वो इसके साथ बहुत ही स्ट्रांगली अटैच रहेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बंध बनाएगा। तो फिर उस केस में डेल का मान ज़्यादा होना चाहिए। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि ये छोटा है, नेगेटिवली चार्ज है, मेटल के ऑर्बिटल से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा, है ना? तो T2G और EG के बीच का ऊर्जा का अंतर भी बढ़ेगा। क्लियर ना? तो डेल का मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन डेल का मान ज़्यादा नहीं होकर इनके लिए डेल का मान कम है। तो अगर आयनिक बॉन्ड की थ्योरी सही है तो सभी हैलाइडों को स्ट्रॉन्ग फील्ड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो वीक फील्ड है। इसका मतलब सिद्धांत में जरूर कुछ कमी है। इसी तरह से इसी का ये नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ। अगर ये बात सही है तो ध्यान से देखिएगा, कंपेयर दिस पेयर अमोनिया एंड वाटर। व्हाट यू सी, both are having hydrogen, but here oxygen is present and here nitrogen. You know that the electronegativity of oxygen is more than nitrogen. यानी ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन से ज़्यादा है। अगर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो ये तो प्रबल स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनाता है तो इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। यानी कहने का मतलब अगर आयनिक बॉन्ड की अजम्पशन सही है तो वाटर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू अमोनिया, कि अमोनिया की तुलना में वाटर को प्रबल क्षेत्र लिगेंड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगेन सिमिलर थर्ड पॉइंट, हियर सी दैट कंपेयर दिस पेयर वाटर एंड हाइड्रोक्साइड। व्हाट यू ऑब्जर्व दैट वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड वेयर इज हाइड्रोक्साइड इज अ एनायनिक लिगेंड, है ना? तो जो न्यूट्रल लिगेंड है वो आयनिक बॉन्ड तो इतना मजबूत नहीं बनाएगा, बट सिंस हाइड्रोक्साइड इज एन आयनिक लिगेंड्स इट मस्ट फॉर्म स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। तो अगेन सेम थिंग कि हाइड्रोक्साइड मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एज कंपेयर टू वाटर, बट इट इज नॉट सो, राइट? मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन CFT। क्लियर बोलो? मैं फिर से अपन तीनों पॉइंट एक बार रिवाइज कर लेती हूँ। नंबर 1 पॉइंट हमने क्या कहा था कि जो CFT है वो लिगेंड को सिर्फ पॉइंट चार्ज मानती है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उसके आवेश को महत्व देती है, जो कि सही नहीं है। लिगेंड एक फिजिकल स्पीसीज नहीं होकर के एक केमिकल स्पीसीज है, उसकी अपनी एक केमिस्ट्री होती है, राइट? दूसरा पॉइंट हमने ये लिया था कि CFT मेटल और लिगेंड बॉन्ड का जो नेचर है वो आयनिक मानती है, उसके अकॉर्डिंग मेटल और लिगेंड के बीच में प्रबल विद्युत आकर्षण है, बंध की प्रकृति आयनिक है, जो कि सही नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे प्रमाण देखेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि बंध की प्रकृति आयनिक नहीं है। थर्ड पॉइंट जो है कि CFT स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ लिगेंड तो हमें देती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि ये लिगेंड इस क्रम में क्यों है, क्यों कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और क्यों कुछ लिगेंड वीक फील्ड है। फोर्थ पॉइंट हमने ये कहा कि अगर CFT की आयनिक पॉइंट बंध की जो संकल्पना है वो अगर सही है तो एनायनिक लिगेंड, जितने भी एनायनिक लिगेंड है, हैलाइड से फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, इन सबको प्रबल क्षेत्र लिगेंड होना चाहिए। ओके, वाटर को अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है। इसी तरीके से जो हाइड्रोक्साइड है उसको वाटर की तुलना में प्रबल क्षेत्र होना चाहिए क्योंकि ये एनायनिक है और ये न्यूट्रल है, राइट? तो ये सारी चीज़ें हमें CFT नहीं समझा पाती है। ओके, नाउ वी विल सी द एविडेंसेस इन फेवर ऑफ मेटल लिगेंड ऑर्बिटल मिक्सिंग इन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, यानी एविडेंसेस in favor of metal ligand orbital mixing ओके, यानी हम वो प्रमाण देखेंगे जो हमें बताएंगे कि मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। व्हाट इज इट्स मीन? इट्स मीन दैट कि जो CFT कहती है, क्या कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट मीन्स देयर इज नो ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू CFT, राइट? लेकिन अब हम ये बताने वाले हैं आपको कि कैसे मेटल की ऑर्बिटल लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करती है। ओके, कि मेटल और लिगेंड की ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप होती हैं, और आपको पता है व्हेनेवर देयर इज
overlapping of orbitals, we say that the nature of bond is covalent. It is not ionic. Got it? तो मैं अब आपको समझ गई, मैं इस टॉपिक में आपको क्या बताऊंगी कि जो CFT की अजम्पशन थी कि मेटल लिगेंड बॉन्ड आयनिक है या उनकी कोई मिक्सिंग नहीं है या मेटल लिगेंड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप नहीं करती है, ये गलत है। हम देखेंगे कि मेटल और लिगेंड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करती हैं और उनके बॉन्ड की जो नेचर होती है वो क्या होती है, कोवलेंट है, राइट। तो सबसे पहले हम एविडेंस लेते हैं ESR स्पेक्ट्रम ऑफ हेक्साक्लोरोइरिडेट 4। ये लीजिएगा, अगर हम इस कॉम्प्लेक्स का ESR स्पेक्ट्रम देखें तो आप सबसे पहले तो इरिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो आपको पता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, रोडियम के नीचे इरिडियम, तो कोबाल्ट जैसा ही विन्यास है, यानी 5d7 6s2, राइट। हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ इरिडियम इज +4, सो आफ्टर रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन वी गेट 5d5 configuration, right? Since this is an octahedral complex, so the splitting pattern will be like this: T2g and Eg, right? Now we have to fill up 5 electrons, that is 1, 2 and 3. Now since del is large here, क्यों? Because iridium is a strong filled metal. See it clearly. Here chloride is a weak filled ligand. Remember, chloride is a weak filled ligand, है ना। तो क्लोराइड तो एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो वैसे तो इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना चाहिए क्योंकि डेल का मान कम होगा अगर ये क्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है तो। लेकिन हमें मेटल को भी देखना है, मेटल बिलोंग्स टू 5D सीरीज, है ना। मेटल 5D सीरीज को बिलोंग करती है, 3D को नहीं कर रही है। तो हमने पढ़ा था कि जब हम 3D से 4D, 4D से 5D आते हैं तो लगातार डेल का मान बढ़ता है। तो यहाँ हम कहेंगे इरिडियम 4 जो मेटल है आपकी, इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड मेटल, राइट। तो व्हाट विल हैपन हियर, द वैल्यू ऑफ डेल ओ विल बी वेरी लार्ज, सो इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड हियर, ओके। सो देयर इज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है यहाँ पर? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जनरली ESR स्पेक्ट्रम का हमारा फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्टडी। क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्टडी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्टडी, आप जैसे नाम से पता चल रहा है स्पिन किसका होगा? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, फाइन। तो ये उस केस में उन कंपाउंड के साथ की जाती है, दोज कंपाउंड्स विच आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप समझ गए कि ये जो कंपाउंड है, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसकी ESR स्टडी कर सकते हैं, राइट। नाउ आई विल शो यू द ESR स्पेक्ट्रम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। यानी अब हम इसका ESR स्पेक्ट्रम देखेंगे इस कॉम्प्लेक्स का। तो आप देखिएगा, दिस इज द ESR स्पेक्ट्रम of the complex. Here magnetic field, and this direction increasing, and here absorbance increasing. तो आप क्या नोट कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, you are getting many several peaks. देखिए बहुत सारी पीक हमें मिल रही है एक ही पीक के अंदर। व्हाट आई एम सेइंग, वी आर गेटिंग सेवरल क्लोजली स्पेस्ड पीक्स, राइट, एंड दिस इज नोन एज हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। दिस इज नोन एज हाइपरफाइन स्ट्रक्चर। यानी हमें इसके ESR स्पेक्ट्रम में एक पीक के अंदर बहुत पास पास पीक्स मिलती हैं, यानी एक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मिलती है। यानी कहने का मतलब, दिस हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल, लिसन केयरफुली, दिस हाइपरफाइन स्ट्रक्चर इज ओनली पॉसिबल व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस इरिडियम मेटल, ये इरिडियम मेटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, when the unpaired electron of iridium metal is not localized on the metal itself but it get delocalized on the 6 chloride. क्या वर्ड बोला मैंने? ध्यान से सुनिएगा,
अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का हम इस कॉम्प्लेक्स का ESR स्पेक्ट्रम लें और हम ये देखें कि अगर CFT सही है, राइट, तो बॉन्ड का नेचर क्या हुआ, मेटल, और लिगेंड बॉन्ड का नेचर हुआ हमारा आयनिक। और अगर आयनिक हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हमें स्पेक्ट्रा में एक पीक मिलनी चाहिए थी, ऐसी मिलनी चाहिए था ना, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक पीक मिलने के बजाय हमें एक पीक पे बहुत पास सारी पीक्स मिलती है। और इस तरह की पीक का मिलना तभी संभव है जब मेटल का यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऑर्बिटल्स में भी जाता हो। गॉट इट? आप मेरी बात समझ गए कि यह मेटल का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन केवल मेटल के पास में नहीं लेकर लिगेंड के पास भी जा रहा है। अब आप समझिए कि अगर CFT का कंसेप्ट होता तो बॉन्ड का नेचर आयनिक होता, मेटल का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी के पास रहता, वो लिगेंड पे नहीं जा सकता था, तो स्पेक्ट्रा ऐसा मिलता। लेकिन हाइपरफाइन स्ट्रक्चर का मिलना ये बता रहा है कि यह अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऊपर भी जा रहा है। तो आप समझिएगा ये तभी संभव है जब मेटल की ऑर्बिटल किसके साथ मिक्सअप हो रही हो, लिगेंड की ऑर्बिटल के साथ में मिक्सअप हो रही हो। दैट मीन्स द नेचर ऑफ बॉन्ड इज नॉट आयनिक बट इट इज कोवलेंट, राइट। अगर ऐसा होगा तभी मेटल का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लिगेंड के ऊपर जाएगा, वो सबके ऊपर डीलोकेलाइज्ड होएगा, यानी विस्थानीकृत होगा, और हमें बहुत बहुत बात सारी पीक्स मिलेगी। ये सार स्टडी से ये पता चला है अभी तक हमें कि दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इरिडियम मेटल, दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ इरिडियम मेटल स्पेंड्स इट्स 70% टाइम ऑन मेटल आयन इटसेल्फ, यानी ये अपना कुल समय का 70% टाइम इसी के ऊपर स्पेंड करता है, एंड रिमेनिंग 30% टाइम इट स्पेंड्स ऑन 6 क्लोराइड लिगेंड्स। ये 6 क्लोराइड पे अपना 30% टाइम स्पेंड करता है। ओके, मीन्स एक क्लोराइड के ऊपर कितना टाइम हो गया बताइएगा, इट स्पेंड्स 5% टाइम, राइट। तो आप ये देखिएगा